Good morning all the students. Oxford Union English welcomes you all the students once again. Dear students, जैसा कि हम सारे लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, टेंस चल रहा है। टेंस अभी जारी है, वो भी टेंस में क्या हम डिटेल से बात कर रहे हैं किसके बच्चे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड बहुत सारी बातों को बता दिए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें देखो बच्चों, प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, लेकिन आने वाले टेंस जो होगा उसमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में पूरा एक टेंस को फिनिश करेंगे हम लोग। तो इसीलिए बच्चे हमेशा याद रखना कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं बच्चे, आज हम लोग केस का तज़किरा करने वाले हैं। केस इज़ सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश। लेकिन उस पर केस पर आने से पहले मैं एक बुनियादी बातों को बताता हूं बच्चे। जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि इनकलाबी सीरीज़ भी चालू है, और आज का वीडियो जो होगा बच्चे ये 10th वीडियो है। आज का वीडियो 10th वीडियो है। टेंस सीरीज में आज का वीडियो 10th वीडियो है। और आज बच्चे हम टेंस में केस का कितना इम्पोर्टेंस है। अब हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में बनाते हैं जब ट्रांसलेशन, तो आपको वहाँ दुश्वारी हो जाती है कि जैसे अगर मैं एक वाक्य को बोलूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, अब यहाँ पर अपना का अंग्रेजी क्या होगा। अंग्रेजी में एक फिक्स अपना का अंग्रेजी, अपना, अपने, अपनी का एक फिक्स वर्ड नहीं है। जैसे बोलूँगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग माई वर्क, तो अपना का अंग्रेजी यहाँ माई आ गया। लेकिन अगर रहेगा कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो वी आर डूइंग माई वर्क नहीं होगा बच्चे, वी आर डूइंग आवर वर्क। तुम लोग अपना काम कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर वर्क। और कोई एक लड़की है वो अपना काम कर रही है, सी इज़ डूइंग हर वर्क, तो पता चला यहाँ अपना का अंग्रेजी हर हो गया। और कोई मर्द है कि एक लड़का है कि वो अपना काम कर रहा है तो ही इज़ डूइंग हिज वर्क। और 5-6 आदमी हैं वे लोग अपना काम कर रहे हैं तो दे आर डूइंग दियर वर्क। तो पता ये चला कि कहीं पर माई बन गया अपना का अंग्रेजी, कहीं आवर बन गया, कहीं हर वन हो गया, कहीं हिज हो गया और कहीं दियर हो गया। तो ये क्या चीज़ है, हियर, माई, आई, वी, यू, अस, ये सारे बच्चे, तो इन चीज़ों को कायदे से समझना। आई थिंक कि टेंस के अंदर में बच्चे दिस इज़ सपोज टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। केस का इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके ना। तो मैं अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी तुम बूढ़े हो जाओगे, दाढ़ी पक के झड़ जाएगा बच्चे, तब तक इन बातों को मत भूलना कभी नहीं। यानी नेवर ट्राई टू फॉरगेट दिज वेरी आइटम्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू, एंड दिज मस्ट बी ऑल द आइटम्स केप्ट इन योर ब्रेन फॉर एवर। तो हम लोग आते हैं केस पर बात करते हैं। लेकिन केस से पहले थोड़ा सा एक बात बताएं बच्चे, वर्ड में अक्सर लोगों को, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी जबान है बच्चों की जिसका एक वर्ड का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर आज है केस, तो गौर से समझना बच्चे, ये वर्ड का बहुत सारा माना होता है। केस का एक मतलब होता है बच्चे हालत। क्या मतलब होता है? हालत, ठीक है। जैसे कभी कभी सुने होंगे कि पेशेंट इज इन क्रिटिकल केस, द patient is in critical situation, critical case या critical situation, इस तरह से बोलते हैं। पेशेंट जो है, रोगी जो है, मान लिया जाए कि कोई डिलीवरी वाली कोई लेडी है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और वो मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है। अब डॉक्टर को जब बता रहा है कि भाई क्या हालत है अभी मतलब पेशेंट का, तो अब डॉक्टर बता रहे हैं कि द पेशेंट इज अंडर क्रिटिकल केस या इन क्रिटिकल केस। तो अब यहाँ पर देखो जी, क्रिटिकल केस का मतलब हुआ नाजुक हालत या नाजुक स्थिति में, नाजुक स्थिति या नाजुक हालत में है, यानी उनकी हालत ख़राब है। तो एक केस का मतलब क्या हुआ बच्चे? हालत। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यही केस का एक दूसरा मतलब होता है बच्चे हमेशा, जिसको सारे लोग जानते होंगे, मुकदमा। क्या होता है बच्चों? मुकदमा। केस का मतलब क्या होता है? मुकदमा। अब एक बात और जान लो कि मुकदमा, केस का मतलब मुकदमा, लेकिन मुकदमा करना यानी केस करना, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। तो केस करना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना, जिस लॉज में स्टूडेंट लोग रहता है वही स्पेलिंग सिम लॉज, ये वर्ब की शक्ल में, लॉज या रजिस्टर, लॉज या रजिस्टर अ केस, इसका मतलब होता है बच्चे कि मुकदमा दायर करना। क्या मतलब हुआ? मुकदमा दायर करना, मुकदमा दायर करना, मुकदमा दायर करना। तो यानी केस करना। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? केस कर देंगे हम तुम्हारे। मान लो कि हम बोलेंगे कि किसी के, मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ केस दायर कर दूंगा, यानी मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ सिंपली या तुम्हारे पापा के खिलाफ केस करूंगा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई शैल रजिस्टर अ केस या आई शैल लॉज अ केस, कुछ भी दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या आई शैल रजिस्टर या आई शैल लॉज
अ केस, ठीक है, मैं केस कर दूंगा तुम्हारे पापा के खिलाफ, तो क्या हो जाएगा जी, अगेंस्ट योर फादर, या अगेंस्ट अगर देंगे तुम्हारे खिलाफ तो अगेंस्ट यू, ये अगेंस्ट के बारे में बता दिया है, अगेंस्ट के बाद आएगा हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, लेकिन कोई नाउन सटा हुआ रहेगा तो पजेसिव केस लेकर के अपने को सटा लेगा। जैसे अगेंस्ट तो क्या होगा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा तो आई शेल रजिस्टर अ केस अगेंस्ट यू, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली के खिलाफ केस करूंगा तो आई शेल रजिस्टर अ केस अगेंस्ट योर फैमिली। तो ठीक है बच्चों, तो ये हो गया कि आई शेल रजिस्टर या आई शेल रजिस्टर या आई शेल लॉन्च केस अगेंस्ट योर फादर इन हाई कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे याद रखना कि ये चैप्टर चूंकि हम लोग केस पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका इल्म होना जरूरी था। और तीसरा मतलब इसका होता है बच्चे क्या, तीसरा यही वर्ड का तीसरा मतलब होता है, ग्रामर की ज़बान में अगर लेंगे तो इसको बोलते हैं कारक। क्या जी, यानी हिंदी व्याकरण में इसको क्या कहते हैं, कारक, यानी व्याकरण मतलब ग्रामर, और ग्रामर में इसका जो मतलब होता है ना ही हालत होता है और ना ही मुकदमा, बल्कि कारक मतलब होता है, यानी थर्ड मतलब यानी केस लफ्ज का तीसरा मतलब क्या हुआ बच्चे, कारक। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इसी कारक की बात करने वाले हैं, यानी इसकी बात करने वाले हैं, ना ही मुकदमा वाली बात है ना ही हालत वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैज डिफरेंट मीनिंग, दैट इज वाई यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द डिफरेंट मीनिंग ऑफ अ सिंगल वर्ड, एट व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट विल गिव व्हाट टाइप ऑफ मीनिंग, देन यू विल हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ओनली देन यू कुड अंडरस्टैंड द हाई लेवल थिंग्स। ओके ना, ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग आते हैं बच्चे पॉइंट पर कि आज हम लोग जो ग्रामर के लिहाज से, यानी ग्रामर के लिहाज से केस क्या चीज़ है, और उन चीज़ों को कायदे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना बच्चे, केस क्या है, दरअसल केस क्या है कि एक स्थिति है। केस क्या है बच्चे, एक स्थिति है किसी नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है, एक फॉर्म है, एक रूप है, एक स्थिति है, ठीक है ना। चाहे तो वो नाउन की एक ऐसी शक्ल या एक स्थिति या एक ऐसी फॉर्म जो किसी के संबंध को बताता है या पोजीशन को बताता है या अपने आप होने को बताता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा बच्चे आई, मतलब ये आई जो है, मान लो कि यहाँ पर ये लिख दिए, ये आई मतलब मैं, ये आई इज रिलेटेड टू मी, मैं बोल रहा हूँ आई, तो ये आई मतलब ये बंदा, ये अपने आप में ए आर बाबुल है, ठीक है। अब बोलेंगे मैं यहाँ हूँ तो बोलेंगे आई एम हियर, तो इनके लिए हम किसका इस्तेमाल किए, ये इसका इस्तेमाल किए आई, तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ठीक है भाई पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये किस हालत को, यानी कि क्या कहते हैं, किस कारक को बता रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ये क्या दिखा रहा है, तो दिखा रहा है ये है ना, यही है, ये आई जो है ये बंदा है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा बच्चे कि केस क्या होता है, कि केस इज दैट फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी केस जो है नाउन और प्रोनाउन का एक क्या है जी, एक फॉर्म है, एक शक्ल है, एक रूप है, एक स्थिति है। वो क्या, विश्व जो बताता है, क्या बताता है जी, इट्स रिलेशन, अपना रिश्ता, ठीक है, अपना संबंध, अपनी वाबिस्तगी टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ में। जैसे बोलेंगे बच्चे, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, फिर आगे आते हैं, केस का पूरा चार्ट देते हैं, तब समझोगे। जैसे बोलेंगे सी इज माई सिस्टर, तो अब यहाँ पर देखो कि सी इज माई सिस्टर, तो यहाँ पर माई सिस्टर जो बच्चे है, ये माई लफ्ज आकर के, ये माई लफ्ज आकर के कि माई सिस्टर, अब इस बात को मतलब कि बता रहा है, यानी विश्व जो बताता है इस बात को बता रहा है कि सी इज माई सिस्टर, मतलब दैट गर्ल इज रिलेटेड टू, वो मुझसे संबंधित है, कि मैं उसका, वो मेरे रिश्तेदार है, या रिश्तेदार कहने का मतलब ये हुआ वो मुझसे संबंधित है, ठीक है ना, मेरा उससे उस लड़की से और मेरा एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है कि मैं उसका भाई हूँ, वो मेरी बहन है। तो ये माई लफ्ज आकर के संबंध को बता रहा है, या फिर अधिकार को बता रहा है कि वो मेरी बहन है, पोजीशन को बता रहा है कि वो मेरी, मैं उस पजेज करता हूँ, ये हक को मैं पजेज करता हूँ, यानी धारण करता हूँ ये हक को, मैं उसका भाई हूँ, मेरे उसके प्रति मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं उसको गाइड करता हूँ। तो ठीक है ना बच्चे, तो आप हमेशा याद रखना हमेशा कि एक केस जो है क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का वो शक्ल है, संज्ञा या सर्वनाम का वो शक्ल है, वो रूप है, वो फॉर्म है जो अपना वास्ता या फिर अपना संबंध सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ में बताता है। क्लियर ना बच्चे यहाँ तक? तो अब यहाँ तक देखो सारे बच्चे ध्यान देना कि हम लोग अभी पीछे में दो चीज़ का हमने बताया था कि टेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 आइटम्स आनी चाहिए। पहला आइटम क्या जी, नंबर, और उसके बाद बताए थे क्या,
पर्सन, और उसके बाद बताए थे केस, यानी एनपीसी। एनपीसी मतलब नंबर पर्सन केस। तो नंबर बता चुका हूं मैं, पर्सन बता चुका हूं मैं, और आज केस बता रहा हूं। तो याद रखना पर्सन में मैंने क्या बताया था जी, क्या होता है, 3 तरह का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो। और बताए थे कि ये 3 तरह के होते हैं, लेकिन इन संख्या यानी इन नंबर संख्या में ये कितने, टोटल कितना है भाई पर्सन, तो 7 है। कौन कौन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ठीक है ना बच्चे। तो याद रखना यही पर्सन जो है, 7 पर्सन का बच्चे अलग अलग केस होता है। कभी वो ऑब्जेक्ट के शक्ल में काम करेगा, कभी वो सब्जेक्ट के शक्ल में काम करेगा, और कभी वो पजेसिव फॉर्म में काम करेगा। पजेसिव मतलब वो किसी अधिकार को बताएगा, धारण करने की क्षमता को बताएगा, ठीक है ना। तो ये 3 स्थिति से, ये सारे जो है बच्चे, ये जितना भी पर्सन है, ये 3 स्थिति यानी 3 फॉर्म से ये गुजरता है। और जब गुजरता है तो तीनों का अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब हो जाता है, यानी अपने फॉर्म में, यानी सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव केस में इसका अलग अलग। तो इस लिहाज से बच्चे ये सारे तीनों जो पर्सन है, ये पर्सन जो है यही पर्सन का केस होता है। तो अब देखो कि पता ये चला कि ये जो केस है बच्चे, ये केस जो है, ये केस को ग्रामेरियन ने मेजर ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड, वैसे बहुत सारी किताब में मतलब एक्यूजेटिव केस और बहुत सारी बात है, वो बात मैं बताऊंगा जब मैं प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी सिंपली हमको टेंस पर पकड़ बनानी है, और टेंस पर जितनी बुनियादी बातों की ज़रूरत है, यानी टेंस फिर दोबारा लाइफ में कभी पढ़ना ना पड़े, तो बच्चे उस चीज़ों को मैं इस अंदाज में दे रहा हूँ कि मार्केट में जितनी किताबें हैं, आपको किसी भी किताब को देखने की हाजत और ज़रूरत नहीं रह जाएगी पूरी ज़िंदगी में। ये मेरा चैलेंज है। तो याद रखना बच्चे कि केस मेनली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। एक केस को कहते हैं, यानी केस का एक शक्ल को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव केस। और दूसरा वाले का नाम है बच्चे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मत बोलना, क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। और तीसरा वाला जो है बच्चे, इसको पजेसिव केस, पजेसिव, POSSESSIVE, पजे, इसको पोसेसिव कभी मत बोलना बच्चे, ठीक है ना। पजेसिव केस, योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी वेरी अट्रैक्टिव और वेरी राइट। तो अब देखो बच्चे, सब्जेक्टिव केस को किसी किसी ग्रामर में नोमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, नोमिनेटिव, NOMINATIVE, नोमिनेटिव केस, ठीक है ना। इतना याद रखना, ठीक है। और पजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं, लेकिन अभी उससे मतलब नहीं है। सिंपली समझो कि केस जो हुआ बच्चे, ये 3 कैटेगरी में ग्रामेरियन ने, मेजर ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी फेमस ग्रामेरियन ऑफ द वर्ल्ड है जी, जैसे ये किताब मैंने दिखाया था तुम लोगों को कि प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, माइकल स्वान फॉरेन राइटर है, ये जितने भी ग्रामर है आप पढ़ोगे तो ये सब ग्रामेरियन जितना है वर्ल्ड का फेमस, उन्होंने इस बात को इस तरीके से बयान किया कि ये केस मेनली जो है ये 3 तरीके के होते हैं। क्लियर ना। 3 तरीके के जो होते हैं बच्चे, तो याद रखना कि पहला वाला का नाम है सब्जेक्टिव केस, दूसरा वाला का ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा वाला का पजेसिव केस। और ये केस होता है किसका है, अभी मैं बताया कि बच्चे ये जितना पर्सन है यही पर्सन का केस होता है। तो अब यहाँ पर गौर से देखना बच्चे, पहला वाला यानी ये जो है, ये पहला वाला यानी सब्जेक्टिव केस जो है, तो अब याद रखना हमेशा सारे बच्चे, ये चार्ट को बना लेना सारे बच्चे, ठीक है ना जी। तो याद रखना और इस चार्ट को कायदे से समझ जाना है तुम लोगों को, ठीक है ना। तो इसको इस कैटेगरी में कर दे रहा हूँ और इसको इस कैटेगरी में, ये चार्ट को याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो आगे देखो बच्चे, सबसे पहला हम लोग जितना भी पर्सन है, तो याद रखना बच्चे, पहला क्या है, आई। ये क्या है, अगर आई कोई पूछे कि आई क्या है, सिंपली इधर ही रखो, इसको छोड़ो। आई क्या है, तो याद रखना, अगर कोई पूछे आई क्या है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपको याद रखना। उसी तरह से वी जो है बच्चे, ये सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद क्या है, यू, और उसके बाद पढ़ते जाओ फटाफट, क्या है, ही है, सी है, और उसके बाद इट है, और उसके बाद लास्ट में दे है। तो याद रखना सारे बच्चे ध्यान से और अच्छे से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं बहुत सारी बात को अभी बताने के दरमियान में मैं तुम लोगों को बताऊंगा अपने लेक्चर के दरमियान में, तो इसको ध्यान रखना सारे बच्चे कायदे से, ठीक है। तो बच्चे हमेशा देखो कि आपको याद रखना है, एक शक्ल है, एक रूप है, एक रूप है। ये जितना भी पर्सन है, जैसे मान लो एक इंसान की ज़िंदगी है, पहले वो क्या होता है, बच्चा, फिर बच्चा से क्या हुआ, जवान, जवान से क्या हुआ, बूढ़ा। तो याद रखो जितना भी पर्सन है ना, यही फेज इसका, यही हालत इनका है। कभी ये सब जितना है ना, ये बच्चा वाला पोजीशन पर, अभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो बुढ़ा वाला, जवान वाला शक्ल में आएगा, नहीं जवान वाली स्थिति में, जवानी की स्थिति में आ जाएगा ये लोग, ठीक है। उसके बाद फिर
बुढ़ापे का स्थिति में जाएगा। तो एक इंसान जिस तरह से बच्चा, जवान, बूढ़ा, तो याद रखना कि ये भी ये 3 फेज से, जितना भी पर्सन है ये 3 फेज से गुजरता है। तो पहला वाला क्या है जी, सब्जेक्टिव केस। याद रखना जितना भी पर्सन होता है बच्चे, ये सारा का सारा जो है, जो अपने बेस फॉर्म में ये क्या है, सब्जेक्टिव केस। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो आप सबको याद रखना है बच्चे तुमको अपने से। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमसे बिल्कुल, मैं बार बार देखो, मैं बहुत इम्फेटिकली और स्ट्रांगली कह रहा हूँ, कोई बच्चा को केस पर पकड़ नहीं है तो उससे वॉइस और नरेशन जर्रा बराबर नहीं बनेगा। याद रखना बच्चे, पूरे नरेशन में केस का खेला होता है, पूरे नरेशन में केस का खेला होता है। इसीलिए हमेशा बच्चा, तुम्हारा वॉइस और नरेशन बहुत 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 स्ट्रांग हो जाए, तो शर्त यह है कि तुम्हारा केस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। Just I am just telling you student this thing, this is very very important. I am just emphatically I am saying to all of you, you must remember all the things, you must keep in your brain well, so that in future you mustn't have to face any type of difficulty when you will be just appearing at different competitive examination like SSC, banking, railway and CGL, graduate level CGL, combined graduate level. In that very examination 25 or 40 or 50 questions will be related to voice and narration. So there this chapter will play great role. That is why each and every student, you must keep this thing very well in your brain. And to understand tense well, this is very very important. So to understand tense well, to understand voice well, to understand narration well, this 3 chapter, over this very 3 chapters, if you want to develop good command, that means what, this is most important. Without having the good knowledge of case, you cannot develop good command over 3 chapter, that is tense, voice and narration. That is why dear student, I am requesting you, please try to understand, and just understanding, try to teach other student, try to teach poor student, try to teach those student who don't have knowledge about case. तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो या फिर इंटरमीडिएट का हो, जो लोग नहीं जानते, इसको बताना बच्चे। हमेशा इल्म, एजुकेशन को खर्च करोगे तो तुम्हारे इल्म में बरकत होगी, तुम्हारा एजुकेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, एजुकेशन और ज़्यादा तुम स्ट्रॉन्ग फील करोगे। दूसरों को बताना बच्चे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जहाँ जितना तुम बचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा, और ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँच जाए। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जितना भी लेटेस्ट थिंग मैं प्रोवाइड करूँगा वो जल्दी से आपके पास पहुँच जाए। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू मस्ट ट्राई टू स्टूडेंट डिसेमिनेट दिस वेरी चैनल, बिकॉज दिस वुड बी इन, आई थिंक दिस इज द सिंगल channel teaching English language and literature which provides you the knowledge going into the depth or going into the profundity. So try to understand those items very well, because this is more than enough, and there is no necessity to go under the guidance of any teacher or to just contact any book at all. That is why try to understand this thing very well, and I think in future you will not have to face any type of difficulty related to complete English grammar. So dear student, come to the point here, try to understand. That is what कि डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि ये सारा जो पर्सन था, ये जितना भी ये सब्जेक्टिव केस है, आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव, यानी आई जब ऑब्जेक्ट के शक्ल में इस्तेमाल होगा, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा, तो उसका रूप क्या होगा? तो याद रखना बच्चे, क्या रूप होगा? मी। तो याद रखना कि डिक्शनरी में मी वर्ड अपने आप में होता ही नहीं अगर आई नहीं होता, यानी ये मी वर्ड नहीं होता अगर आई नहीं होता। उसी तरह से अभी आएगा बच्चे, तो ये याद रखना है हमको कि आगे चल करके फिर क्या हो जाता है, आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, और उसका पजेसिव केस बच्चे माई होता है। तो ये बात भी याद रखना बच्चे कि माई आया कहाँ से है, माई आया कहाँ से है? तो आई से आया है, ठीक है। पहले तो मैं सबको लिख दे रहा हूँ, सारे बच्चे याद रखना। उसी तरीके से बच्चे वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। क्या होता है? अस। और इसका पजेसिव केस क्या होगा अभी हम लोग देखते हैं। पहले यू का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे यू ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस बच्चे देम होता है। अच्छे से याद रखना सारे बच्चे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, और ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। क्लियर ना? यहाँ तक अच्छे से समझना। यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इट का इट और दे का देम। अब आगे देखो बच्चे, फिर सबका पजेसिव केस क्या होता है, अच्छे से ध्यान देना सारे बच्चे, और मैं प्यार से समझा दे रहा हूँ, उनको दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे,
वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हुआ और उसका पॉजिटिव केस क्या होता है, तो याद रखना आवर, बोलते हो ना आवर कंट्री इज ग्रेट, तो ये आवर का पावर कहाँ से मिलता है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से यू क्या, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव केस बच्चे योर होता है। तो आप कोई पूछता है तुमको व्हाट इज योर नेम, तो आप समझना कि ये योर कहाँ से आया, अभी मैं बता रहा हूँ। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका पॉजिटिव केस बच्चा हीज होता है, सिर्फ एक होता है, ठीक है ना। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और हर जो है और इसका पॉजिटिव केस जो होता है बच्चे याद रखना ये दो होता है, ये हर और हर्ष दोनों होता है। तो याद रखना यहाँ पर, याद रखना कि अच्छा एक बार मैं फिर से बताऊंगा, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और इसका पॉजिटिव केस बच्चे इट से ही होता है, ठीक है ना। अब देखो अब बचा क्या जी, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और इसका पॉजिटिव केस बच्चा हमेशा याद रखना दियर या दियर्स होता है, दियर या दियर्स होता है। इतनी बातों को ये चार्ट देखो बच्चे कितना हो गया, यहाँ देखो 7, 7 दूना 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, this 26 items, dear student, I request you, these 26 items must be at your lips, must be at your lips, हमेशा हमेशा के लिए must be at your lips, and the different meaning in subjective case what would be the meaning, in objective case what would be the meaning of the respective word, and in possessive case what would be the meaning of each and every word। तो ये आपको समझना है बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे बोलेंगे तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे, अच्छा अगर मैं बोलूँगा से मुझे पटना जाना है, तो मुझे यहाँ कैसे काम कर, मुझे पटना जाना है, तो मुझे जो है बच्चे यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मुझे पटना जाना है तो आई हैव टू गो टू पटना, मुझे, और मुझे यहाँ क्या है सब्जेक्ट, और मुझे का अंग्रेजी क्या होगा जी आई। क्यों आई हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तो अब देखो बच्चे यहाँ पर तुम सब्जेक्ट परेशान कर रहे हो वर्ब, और मुझे जो है ये क्या है ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि तुम जो परेशान कर रहा है तो परेशान करने का असर किस पर पड़ रहा है, मुझ पर, तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यही मुझे अभी क्या था सब्जेक्ट था, यही मुझे अभी क्या हो गया बच्चे ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का गर्ज ये वक्त मुझे पटना जाना है तो आई हैव टू गो टू पटना, लेकिन तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो यू आर डिस्टर्बिंग मी, तो यही जो मुझे जो बच्चा एक जगह सब्जेक्ट बन गया, मतलब सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आई का इस्तेमाल करेंगे, और तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो मुझे यही यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब मुझे का अंग्रेजी मी लिखना होगा कि यू आर डिस्टर्बिंग मी। तो इस तरीके से याद रखना बच्चे, जब कोई भी पर्सन अगर वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जब पर्सन कोई भी पर्सन, ये जितना भी पर्सन है, जब वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जब वो किसी चीज की अधिकार को बताता है, अधिकार को बताता है, तो अधिकार को जैसे माई पेन, माई हाउस, माई बिल्डिंग, ठीक है, और भी कुछ चीज़ों को बताता है, लेकिन ये मालिकपना और अधिकारपन को जब बताता है तो उसको तब पॉजिटिव केस कहते हैं, जैसे माई बुक। तो इस तरीके से बच्चे सारे को याद रखना तुम लोग फटाफट। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा जी मी, वी का क्या होगा अस, और जाकर के यू का क्या होगा यू ही, और ही का क्या होगा हिम, सी का क्या होगा हर, इट का क्या होगा इट ही, और दे का क्या होगा देम। उसी तरीके से तुमको याद करना है उधर कि आई का पॉजिटिव केस क्या होगा। इधर तुम लोग देखो, मैं जिस तरह से मुझे याद है तुम सारे बच्चों को याद होना चाहिए बच्चे, क्योंकि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग अप टू इवनिंग, आवर्स एंड आवर्स आई कैन डिलीवर माई स्पीच इन इंग्लिश, देयर वुड बी नो टेंशन एट ऑल, बट आई थिंक इन द सेम स्टाइल मस्ट बी फॉलोड बाय यू स्टूडेंट इफ यू वांट टू बी लाइक मी और मोर देन आई। तो in that very situation you will have to develop your habit, whatever I am just telling you, these all the things, these all the advice and suggestion must be kept in your brain, remember these all the things very well। जैसे मैं देखो मुझे याद है, इधर ये सारे देखो, आई का पॉजिटिव क्या क्या देखो फटाफट, आई का पॉजिटिव का माई या माइन, वी का पॉजिटिव आवर या आवर्स, यू का पॉजिटिव योर या योर्स, ही का पॉजिटिव हिज, और सी का पॉजिटिव हर या हर्स, सी का इट का पॉजिटिव इट्स, और दे का पॉजिटिव केस क्या है बच्चे देखो दियर और दियर्स। तो इन सारी बातों को याद रखना। अब यहाँ पर समझना बच्चे, ये मैं आई का मतलब क्या होता है, खटाखट तुम लोग लिखते जाना सारे बच्चे। आई का मतलब मैं, सिर्फ आई का मतलब क्या हुआ जो मैं, और मुझे देखो यहाँ पर, अच्छा इसका कभी कभी मुझे भी मतलब होता है, तो वो सिचुएशन के आधार पर कि वो हिंदी में मुझे वो सब्जेक्ट के शक्ल में काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट के शक्ल में काम कर रहा है। तो पता ये चला बच्चे कि यहाँ पर जो है जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो आई टीच यू, मुझे पटना जाना है, फिर भी बोलेंगे आई हैव टू गो टू पटना। तो पता चला आई का मतलब क्या होता है, मैं भी होता है और मुझे भी होता है, ठीक है जी, मुझे।
और अच्छा कभी कभी मुझको भी इसका मतलब हो जाएगा बच्चे, समझना। मुझको जैसे बोलेंगे मुझको तुमसे बात नहीं करनी है, मुझको तुमसे बात नहीं करनी है, तो क्या बोलेंगे कि आई हैव नॉट टू टॉक टू यू। तो याद रखना बच्चे, हमेशा इन चीज़ों को याद रखना, दिमाग लगाना। मैं हमेशा कहा था कि मैं बहुत डीप से बताऊंगा, जबकि मी का सारा लोग क्या जानता है जी, मी का मतलब क्या होता है, मुझे। ठीक है, मी का मतलब मुझे हुआ या मुझको होगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के शक्ल में वहां पर है, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा कि मुझको पटना जाना है तो मी हैव टू गो टू पटना कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। क्यों? कि मुझको पटना जाना है, यहां पर मुझको सब्जेक्ट है, इसीलिए हर हालत में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होगा कि आई हैव टू गो टू पटना। तो ठीक है ना बच्चों, यहां पर देखो आई हैव टू गो टू पटना, तो पता चला कि आई का मतलब सिर्फ मैं नहीं, मुझे भी होता है और मुझको भी होता है, ठीक है ना। जैसे मुझे पटना जाना है, जैसे मुझे पटना जाना है, मुझे पढ़ाना या मुझको पटना जाना है या मुझे पटना जाना है, और मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं। तो देखो आई का मतलब मैं, मुझे, मुझको, लेकिन आगे देखो बच्चे मी, यहां पर इसका मतलब क्या होता है जी, मुझे, या फिर इसका भी मतलब हुआ मुझको। तो अब यहां पर तुमको दिमाग लगाना है बच्चे कि मुझे या मुझको, ये ऐसा मुझे या मुझको है, जैसे यहां पर मुझे या मुझको, ये मुझे या मुझको ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहां पर मुझे या मुझको जबकि वही मतलब है, लेकिन क्या कहते हैं ये बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये लफ्ज जो यहां पर देखो बच्चे माई, यहां पर माई का मतलब हुआ मेरा, मेरी या मेरे, मेरे, मेरा, मेरी। तो इसको भी याद रखना, मेरा, ये माई और माइन का मतलब क्या हुआ जी, मेरा, मेरे, मेरी। तो दरअसल है कि इसी का आज मैं एक खास बात बताना चाह रहा हूं जो कि ग्रामर की किताब में नहीं दिया हुआ, और अक्सर लोग और इससे रिलेटेड बच्चे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जितना भी कंपीटिटिव एग्जामिनेशन है, हर एग्जामिनेशन में 2 सवाल वो घुमा के मतलब इस तरीके से पूछता है जो बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं और लसक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं चाहे वो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, उसको भी कोई किसी तरह का, किसी भी तरह का दुश्वारी या दिक्कत ना हो, यानी दे मस्टंट फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी। और चाहे अंग्रेजी बोलने की बात हो, स्पोकन इंग्लिश हो, वो जब बात करें तो उससे मिरर नहीं हो। तो इसीलिए बच्चे मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट and try to understand this very item in a best way. It is your responsibility dear student, right? Not try to understand this very item well. इसी तरीके से बच्चे वी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम या हम लोग, लेकिन यहाँ अस का मतलब हो गया जी हम लोगों को, हम लोगों को। अगर ऐसा रहेगा हम लोगों को पटना जाना है तो पता चला वी का ही प्रयोग होगा, लेकिन तुम हम लोगों को परेशान कर रहे हो तो पता ये चलेगा बच्चे कि यहाँ पर हो सकता है वी का मतलब हम होता है, लेकिन हम लोग भी, हम लोग या हम लोगों को इसका भी मतलब होगा, लेकिन अस का भी मतलब तो हम लोगों का हुआ, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि ये हम लोगों को हमेशा ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में इस्तेमाल होगा। इसीलिए बच्चे हमेशा याद रखना, इन चार्ट को पूरे याद रखना, मैं 2 को समझा दिया हूँ, उसी तरीके से सबका मतलब यहाँ पर होगा। जैसे यू का मतलब क्या है बच्चे, यू का मतलब हुआ आप या तुम, आप लोग या तुम लोग, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि आपको या तुमको, आप लोगों को या तुम लोगों को, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के शक्ल में काम करेगा। तो याद रखना कि यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस यू होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। और इन आइटम्स को अच्छे से ध्यान रखना बच्चे, जब मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँगा वही यू को तुमको पहचानना है, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव केस भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, लेकिन ये यहाँ पर ये सेंटेंस में दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, ये यू सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है या सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है तो हमने जब नरेशन में पढ़ाऊंगा वहां पर एक उसूल है बच्चे 123/सन, यानी फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो और तुमको वहां पर देखना होगा कि ये यू यहाँ पर सब्जेक्ट की शक्ल में है या ऑब्जेक्ट की शक्ल में है। तो हैविंग सीन द सिचुएशन, हैविंग सीन द नेचर ऑफ द having seen the nature of the word in sentence, then you will realize that oh yeah, this person is supposed, yani this, here you will be supposed subject and here you will be supposed to be object. So then in next when I shall be teaching you narration, that time I will highlight these very items in detail, but here try to understand and just start memorizing all the things very well. तो उसी तरीके से आप देखो बच्चे यहाँ पे कि याद रखना हमेशा आई का पॉजिटिव केस क्या है, माई या माइन, वी का पॉजिटिव केस क्या है, आवर या आवर्स, यू का पॉजिटिव केस क्या है, योर या योर्स, ही का पॉजिटिव केस क्या है, सिर्फ सिंगल हिज, और सी का पॉजिटिव केस क्या है, हर या हर्स, इट का पॉजिटिव केस क्या है, इट्स, और दे का पॉजिटिव केस क्या है, दियर या दियर्स। अगर कोई बच्चा किसी कंपटीशन में तुमको ये पूछ दे कि आई और मी और माई, आई मी माई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्री,
यानी माई और मी और आई में क्या फर्क है, अगर पूछ दे बच्चे सवाल तुमको इंटरव्यू में कि माई और आई में क्या फर्क है, तो खटाखट बता दोगे कि आई इज फर्स्ट पर्सन, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, पर्सन पहले बता चुका हूं, आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इन सब्जेक्टिव केस, और माई क्या है जी, माई इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, नंबर में क्या है, पर्सन में क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और पजेसिव केस। तो क्या हो गया बच्चे, अगर दोनों बेसिक डिफरेंस है क्या, आई और माई में क्या फर्क है कि आई सब्जेक्टिव केस है और माई क्या है जी, पजेसिव केस है। उसी तरह से मान लो बच्चे अचानक तुमको पूछ देगा कोई वी और दियर में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी, ये वी जो है बच्चे यहाँ गौर से देखना, ये वी जो है कोई पूछ दे तुमको या तुम्हें किसी सवाल पूछ देना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू वी एंड दियर, वी और दियर में क्या फर्क है, तो मतलब बताएगा वी मतलब हम लोग, दियर मतलब उन लोगों का। तो ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं पूछता है कभी, वो देखना चाहता है कि तुमको केस का इल्म है कि नहीं। अगर तुमसे कोई बच्चा सवाल कर दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड दियर, तो धकाक से बता देना बच्चे हमेशा कि वी और दियर में क्या है कि वी इज, ये क्या है जी, वी इज सब्जेक्टिव केस, देख रहे हो सब्जेक्टिव केस, और दियर जो है पजेसिव केस, वी सब्जेक्टिव केस, दियर पजेसिव केस। लेकिन और तुमको फर्क बताना है तो हमेशा अगर डिटेल में बताओगे तो ये बताना कि सर वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है। सबसे पहले पर्सन कौन है जी, ये दोनों आई और वी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, बता चुके हैं, मैं पर्सन चैप्टर में बता चुका हूं। लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है। तो वी और दियर में फर्क पूछेगा तो धकाधक क्या बताओगे बच्चे, अगर डिटेल से बताओगे सिंपली क्या कह दोगे कि वी तो सब्जेक्टिव केस है, दियर जो है ये पजेसिव केस है। लेकिन अगर डिटेल से बताना चाहोगे तो उसको बताना कि वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर इन सब्जेक्टिव केस, वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर इन सब्जेक्टिव केस। लेकिन दे जो है ये दे इज, देखो यहां पर गौर से देखना, ये दे जो है ये क्या है जी, दे इज थर्ड पर्सन, नहीं दे थर्ड पर्सन है या नहीं है, हमने क्या कहा था कि ही सी इट दे को थर्ड पर्सन करते हैं। फर्क ये है कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दे क्या है जी, ये तीनों का क्या है जी, प्लूरल है दे। तो पता चला कि ये जो है वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर इन सब्जेक्टिव केस। लेकिन दियर क्या है जी, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर इन पजेसिव केस। तो पता चला कि ये क्या है, ये कि वी और दियर क्या है बच्चे, ये है क्या, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्टिव केस, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर पजेसिव केस। क्यों प्लूरल नंबर हुआ जी, जब ये तीनों का प्लूरल दे है, दो दे किसी भी हालत में आएगा तो वो प्लूरल में ही आएगा। इसीलिए अगर कोई ये पूछ दे बच्चे कि देम और दियर में क्या फर्क है, तो धकाक से बता दोगे कि देम जो है और ये जो है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव केस है, और क्या कहते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि ठीक है पजेसिव केस है लेकिन दोनों प्लूरल में है, क्यों कि दे ही शुरू में प्लूरल में है। तो इस तरीके से बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे तुम लोग समझ गए होंगे। और याद रखना माई का मतलब, माई या माइन का मतलब मेरा मेरे मेरी, और आवर या आवर्स का मतलब हमारा हमारे हमारी, योर और या योर्स का मतलब तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, या आपका आपके आपकी, और हिज का मतलब लड़का है अगर तो उसका उसके उसकी, ये हर लड़का है लड़की है अगर तो उसका उसके उसकी, और कोई निर्जीव चीज है या फिर छोटा चीज है तो बोलेंगे इसका। जैसे एक चींटी चल रहा है बोलेंगे इसका 4 पैर है तो वहां बोलेंगे इसका इसके इसकी। तो इट्स का मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका इसके इसकी। और दियर या दियर्स का मतलब हुआ उन लोगों का या उन लोगों के या उन लोगों की। गौर से समझना बच्चा, उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों की, इसका इसके इसकी। लड़की है अगर उसे इशारा कर रहे हैं तो उसका उसके उसकी, लड़का है उसके तरफ इशारा कर फिर भी उसका उसके उसकी। देखो योर और योर्स का क्या, तो तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, या आपका आपके आपकी, और आवर या आवर्स मतलब हमारा हमारे हमारी, और माई माइन का मतलब क्या हुआ जी, मेरा मेरे मेरी। तो ये सिंपली जानते हो, जैसे हमारा मुल्क तो आवर कंट्री, ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं हम लोग, आवर कंट्री। अच्छा एक बात और बता दूं कि ये तो मैं डिटेल से बताऊंगा क्योंकि एक क्लास और हमको केस पर लेना होगा बच्चे, तो इसीलिए अभी देखना कि मैं अभी जस्ट इसके बाद अगला वाला वीडियो यानी 11th वीडियो जो आएगा, तो यानी पता ये चला कि 10th वीडियो और 11th वीडियो यानी 10वां 11वां वीडियो जो है ये सिर्फ केस पर। तो अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा बच्चे कि इसको याद रखना सबसे पहले कि ये माई और माइन जो है ये दोनों का मतलब मेरा मेरी, लेकिन इसका इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा फर्क है बच्चे। क्या फर्क है, अब इसी पर मैं बात करूंगा अगला वाला चैप्टर पर, क्योंकि ये तो याद रखना सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस याद रखना। अब यहाँ पर देखो ओब्लिक से इधर वाला, ओब्लिक से इधर वाला, ओब्लिक से इधर वाला, ओब्लिक से इधर वाला। तो सिंपली याद रखना बच्चे, ये माई और माइन जो है
एक जो है ये पजेसिव एजेक्टिव है और एक पजेसिव प्रोनाउन है। जहाँ दो है बच्चे तो याद रखना, एक पजेसिव एजेक्टिव है, पजेसिव एजेक्टिव है, और एक पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एजेक्टिव की खुसूसियत होती है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन देंगे, नहीं तो ऐसा सेंटेंस ही ना बोलेंगे ये मेरा है, दिस इज माई कभी नहीं बोल सकते हैं, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे, दिस इज माइन बोलना होगा बच्चे। मतलब हुआ कि माई पजेसिव एजेक्टिव है और पजेसिव एजेक्टिव ऑलवेज मस्ट बी फॉलोड बाई सम नाउन, ठीक है ना। इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे बोलेंगे जी ये मान लो ये बोलेंगे कि ये मेरा कलम है, ये मेरा कलम है, तो दिस इज माई पेन। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस पेन इज माइन। तो आप देखो जी, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन या दिस इज माई पेन, कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में यही फर्क है कि माई के बाद देखो दिस इज माई पेन, माई के बाद पेन आ गया, नाउन आ गया, लेकिन दिस पेन इज माइन, देखो माइन के बाद कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपली इतना याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, तो धकाक से उसको बताना कि माई इज पजेसिव एजेक्टिव और माइन इज पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव एजेक्टिव के बाद नाउन का देना लाजमी है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन को दे देंगे तो ये गलत हो जाएगा। दिस बुक इज माइन बुक, तो ये गलत हो जाएगा। और दिस इज माई पेन ये राइट है, लेकिन दिस इज माइन पेन ये कंप्लीटली गलत है बच्चे, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, और जब प्रोनाउन है तो वो किसी ना किसी नाउन के बदले आया होगा। तो फिर माइन के बदले में आप नाउन को दे रहे हो, तो इसका मतलब आप भयंकर स्टैंडर्ड किस्म के बेवकूफ़ हैं। इसीलिए याद रखना सिंपली कि ये पजेसिव एजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, दोनों में फर्क क्या हुआ, पजेसिव, और इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, इसके बाद कोई नाउन। उसी तरीके से सबके साथ में होगा बच्चे। तो अब चलो बच्चे, इतना तो तुम लोग जान लिए हमेशा कि एक बात मैं अभी बता दे रहा हूं, ताकि 11वां वीडियो में मैं इसी बात को बताऊंगा। और मेरा जो आज टेंस में इसका क्या इंपोर्ट है, यानी टेंस में इसका कौन कौन अंग जरूरी है, यानी टेंस पढ़ते समय कौन कौन, ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन और क्या बात जो कि इंपॉर्टेंट है, किसी किताब में नहीं दिया हुआ है और ना ही टीचर बताते हैं बच्चों को। तो मैं इस बात को चाह रहा हूं, मैं सब टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे लोग होते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर मैं देखा हूं कि इन चीज़ों को बच्चों को नहीं बताता है। हमेशा वो यही जानता है कि माई का मतलब मेरा या मेरी, मेरे या मेरी होता है। वो ये नहीं जानता है कि ये माई का मतलब अपना भी होता है, अपना अपना अपने। आवर का मतलब वो हमारा जानता है, लेकिन आवर का मतलब अपना अपने अपनी भी होता है। और हिज का मतलब सिर्फ वो जानता है क्या, उसका उसके उसके, लेकिन हिज का मतलब अपना अपना अपनी होता है। तो याद रखना बच्चे, सिंपली मैं बताना चाह रहा हूं कि ओब्लिक से इधर, ओब्लिक से इधर कौन वाला जी, जैसे माई, और कौन आवर, ये कौन योर, और जिसमें ओब्लिक नहीं है तो फिर उसको ले लेंगे जैसे हिज। और ओब्लिक से इधर वाला, मैं उधर वाला की बात में बात करूंगा, इधर वाली की बात कर रहा हूं हर, और जिसमें ऑब्लिक नहीं है तो उसको ले लेंगे। और क्या कहते हैं, यहां पर देखो दियर है और दियर्स है, तो मैं इधर वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला दियर्स का। तो याद रखना बच्चे, हमेशा मैं जितना मैं टीक मारा हूं, तो कितना मैं टीक मारा हूं, देखो माई में, और जाकर के आवर में, और जाकर के योर में, उसके बाद देखो हिज में, और उसके बाद देखो हर में, उसके बाद देखो इट्स में, उसके बाद देखो देयर में। तो गौर से याद रखना बच्चे, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दे, हम लोग सब बात सब बच्चा जान रहे हैं, और सारे लोग जानते हैं कि माई मतलब मेरा होता है, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका, इट्स मतलब इसका, दियर मतलब। तो याद रखना बच्चे कि ठीक है, इस बात को याद रखना, माई का मतलब मेरा, मेरे, मेरी होता है, लेकिन ये सब का मतलब बच्चे अंग्रेजी में अपना भी होता है, अपना, अपने, अपनी, अपना, अपने, अपनी। तो मैं तो अब तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चे, तो कैसे होता है अपना अपने अपनी, मैं इस पर डिटेल से काम कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो यानी 11th वीडियो विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। दैट मीन्स आई कैन सिंपली से कि 10th वीडियो और 11th वीडियो रिलेटेड टू केस वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट वॉच दिस वेरी वीडियो वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ एनी चैप्टर। दैट इज वाई, सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल डियर स्टूडेंट, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू विल एंजॉय इट and you will think that errors or any types of errors provided in the examination hall in the question paper, तो errors और common errors based upon this very chapter in any competitive examination, when you will see the question you will easily solve the answer. Okay na, so you will easily give the answer, you will easily solve the question. That is why it is not important only in written English, only in competitive examination, but it is very important student for
spoken English. That is why I hope that each and every student must be trying to understand this thing well, and the next video 11th video is just to come. And dear student, wishing you all the best with this very, and I think wishing you all the best. You must keep on trying, and you must keep on sending or sharing this very YouTube channel, and so that many students could learn the basic things or the most important things, and without it you cannot learn English well. Thank you very much. Citing one share of a great poet, that is what, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो मंजिल खुद नज़र आती है उसको आसमानों में. थैंक यू वेरी मच. विशिंग यू ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट. एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय स्टडिंग and start learning English. Those students who don't have the right or basic knowledge of English, you must share this very channel of Oxford Union English to those very students, so that they also can get benefited. Thank you very much.